जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम प्रैक्टिस में सतीश में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये अभी एलडीसीई जो केवीएस ने कंडक्ट कराया है, तो उसी का ये रियल पेपर है और वही संस्था आपका भी पेपर लेगी। तो ज्यादातर चांस है कि यही आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो रीजनिंग सॉल्व करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे है पहला C2E5। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि 2 से 5 में क्या रिलेशन है, 2 × 2 + 1, और यहाँ पे इंटू 2 + 2 होता है, और यहाँ पे रिलेशन रिलेशन है इंटू 2 + 3। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 + 4 होना चाहिए। तो 27 2 54 और 4 58, मतलब 58 तो रहेगा ही। और यहाँ देखिए आप, सी के बाद ई है, ई के बाद एफ छोड़ के जी, जी के बाद एच छोड़ के आई, आई के बाद जे छोड़ के के होगा। तो ये ऑप्शन अपना सी हो जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी की बेटी के बेटे की बहन है तो ए और बी का क्या संबंध है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो हम इसे आपको दिखाते हैं सॉल्व करके। तो कह रहा है ए बी की बेटी के बेटे की बहन है, तो जो है तो बी की बेटी, तो यहां पे हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन बेटी, बेटी के बेटे की बहन है ये ए। तो ए का पूछ रहा है, ए का जो है तो बी से क्या रिलेशन है। तो ये जो है तो बी इसकी क्या हो गई, नानी हो गई। तो नानी नानी के लड़की की लड़की कहलाइए। अरे हाँ या ना, तो ये कौन हो गया, नातिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपना राइट आंसर। इसके बाद अपन इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ बी, बीज डॉटर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में सूनर को ये लिखा जाता है तो बॉक्सिंग को इसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि SOONER, तो यहाँ पे क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन की SOEONR। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि S के बाद O लिया गया है, O के बाद E लिया गया है, इसके बाद O लिया गया है, फिर N, फिर R, मतलब एक को छोड़ के एक एक टर्म ली गई है। तो इसी टाइप से अपन बॉक्सिंग को रख देंगे। इसे हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो बॉक्सिंग को कैसे लिख देंगे अपन। तो बॉक्सिंग के लिए क्या करेंगे कि अल्टरनेट क्रम में इसे भी ले लेंगे अपन। तो अल्टरनेट क्रम में लेंगे तो बी, बी के बाद आएगा एक्स, एक्स के बाद आएगा एन, तो अपना बनेगा BXN। अब इसके बाद ओ ले लेंगे, ओ फिर आई फिर जी, तो OIG। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाता है बी। तो बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पुरुष जो उत्तर दिशा, ये जो है तो डायरेक्शन से क्वेश्चन है आपका। तो मैं इस बार इंग्लिश में पहले बता देता हूं। तो इंग्लिश में है ये क्वेश्चन कि अ मैन फेसिंग नॉर्थ टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बोल रहा है एक कोई मैन है जो कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मैन बना देता हूं। ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब ये जो है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी इस साइड चलती है तो अपन विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो 90 डिग्री यहां पर आएगा, तो 90 डिग्री यहां कहीं पे आएगा। अरे हाँ या ना। अब इसके बाद कहता है कि एंड देन 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम जाता है। तो यहाँ कहाँ कहीं पे उसका जो है तो फेस होगा। तो अपन इसका डायरेक्शन में बनाते हैं तो ये हो जाती है अपनी नॉर्थ दिशा, ये हो जाती है साउथ, और ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है ईस्ट। तो ये मिड में है, तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। अरे हाँ या ना, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, 6 लड़कियां एक गोलाकार केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी हैं,
खुशी रानी और रोजी के बीच में है, शीला रेखा और रीता के बीच में है, रेखा रानी के एकदम दाएं है और रोजी एकदम बाएं है। इसको इंग्लिश में भी अपन देख लेते हैं। 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो टुवर्ड सेंटर, खुशी इज रानी एंड रोजी, शीला इज बिटवीन रेखा एंड रीता, रेखा इज टू द इमीडिएट राइट टू रानी, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन को बनाना पड़ेगा इसके लिए एक सर्कल, जिसमें कि ये सेंटर को फेसिंग करके बैठी हुई हैं। तो ये 6 लोग हैं, तो अपन 6 लोगों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद अपन बफर बनाएंगे और बफर खाएंगे। तो खुशी रानी और रोजी के बीच में है, तो जहां भी खुशी होगी तो बीच में कौन रहेगा, खुशी, और रानी और रोजी के बीच में है तो एक साइड इसके रानी रहेगी, एक साइड रहेगी रोजी। तो एक टर्म अपना यूज कर लिया अपन ने ये वाला। अब इसके बाद अगले टर्म पे शीला रेखा और रीता के बीच में है, तो शीला जो है रेखा और रीता के बीच में है, तो रेखा और रीटा के बीच में शीला को बैठा देते हैं अपन। अब इसके बाद कहता है अपन को एक जैक टर्म मिलेगा तभी अपन बैठाएंगे, रेखा रानी के एक कदम दाएं है। तो बस अब अपन को मिल गया जो चाहिए था। अब रेखा को रानी के एक कदम दाएं बैठाना है, तो यहाँ पे अपन बैठा देते हैं रेखा को। तो रेखा जो है तो रानी के एक कदम दाएं है, तो दायां भाग ये वाला होगा अपना, तो यहाँ पे बैठ जाएगी रानी। यहाँ पे अपन बैठा देंगे रानी को, तो ये बैठ गई रानी। अब प्रश्न से बफर से देखते हैं अपन। तो रानी के बीच में खुशी और रोजी, तो रानी के बीच में यहाँ खुशी बैठा नहीं सकते, तो कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, तो खुशी यहाँ बैठ जाएगी। अब इसके बाद आती है रोजी, तो रोजी यहाँ पे बैठ जाएगी। और इसके बाद कहता है शीला जो है रेखा और रीता के बीच में है, तो रीता यहाँ बैठ जाएगी और शीला यहाँ पे बैठ जाएगी। तो अपनी सेटिंग कंप्लीट हुई। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, सॉल्व कर देंगे अपन। रोजी के एक कदम बाएं में कौन है, कौन रोजी के एक कदम बाएं में है, तो ये है अपनी रोजी। रोजी के एक कदम बाएं में, तो बाएं में ये आ जाती है अपनी रीता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा क्वेश्चन है अपना कि संबंधों को दर्शाते 3 कथन दिए गए हैं, जिनमें से 1 और 2 निष्कर्ष हैं। इनको मानते हुए कथन निश्चित रूप से सत्य है, ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो इसे अपन को कथन का यूज करके अपन को निष्कर्ष बताने हैं। इसे इंग्लिश में अपन देख लेते हैं। 3 statements showing relationship have been given which are followed by 2 conclusion. Assuming that the given statement and definitely true, find to which of the conclusion is true। तो यहां से अपन को ट्रू कंक्लूजन निकालने हैं। तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो अपन इसको बना लेते हैं। देखिए, तो R है, यहाँ पे R है, R इक्वल टू है S के, और S से बड़ा है P, P से बड़ा है N, N जो है तो N से बड़ा है M, और ये यहाँ पे अपोजिट आता है, ये आ जाता है Q। तो पहला है H जो है तो N से बड़ा है, तो H को अपन कहाँ रख सकते हैं अब इसके सेकेंड स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। H जो है तो बड़ा है R से, तो H को अपन कहाँ बैठा सकते हैं, H R इक्वल टू है S, तो R से H बड़ा है तो H को अपन यहाँ कहीं पे रख सकते हैं, यहाँ रख लेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये रख दिया अपन ने H को, इस टर्म का यूज कर लिया। इसके बाद थर्ड टर्म है M जो है तो G से बड़ा है, तो G से बड़ा है M, तो M को कहाँ पे अपन बैठा सकते हैं, G को बैठा है, M तो पहले से बैठा हुआ है, तो M से जो है तो G छोटा है, छोटा और इक्वल टू भी है, तो इसको अपन यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे रख जाएगा अपना G। अब इस टर्म को यूज करते हुए अब निष्कर्ष बताएंगे। कह रहा है कि H बड़ा या बराबर है N के, तो H जो है तो बड़ा या बराबर हो ही नहीं सकता, इस साइड तो छोटी वाली चीजें हो रही है ना, तो ये तो बड़ा बराबर हो नहीं सकता, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है अपना। अब सेकेंड है कि M बड़ा है R से, तो ये है M
और ये है आर। अभी यहां से पूरे देखिए, यहां से एक ही डायरेक्शन में है चिन्ह बड़े बड़े के, तो एम ऑब्वियसली आर से बड़ा ही होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट अपना सत्य हो जाता है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनको आप निष्कर्ष दिए गए का अनुसरण करता है, तो ये जो है तो रीजन और कंक्लूजन वाले, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है। इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। कह रहे हैं देयर इज स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, डिसाइड व्हिच ऑफ द कंक्लूजन फॉलो द स्टेटमेंट्स। कौन सा फॉलो करता है? तो कह रहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड राइज। ये आपने कहावत सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी जागना जो है तो जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ समृद्ध हुआ ज्ञानी रखता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो इससे है कि पहला दिया हुआ है स्वस्थ समृद्ध हुआ ज्ञानी लोग जल्दी सोते व जागते हैं, तो यही बात तो पूरी लिखी हुई है, तो ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। गरीब लोग रात को देर से सोते हैं, तो भैया गरीब की तो हमने चर्चा ही नहीं की, तो जो जब स्टेटमेंट दिया ही नहीं है तो वो अपन कह ही नहीं सकते हैं ना निष्कर्ष में। तो पहला केवल एक अनुसरण करेगा, तो केवल एक अनुसरण करता है। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए प्रश्न के पश्चात दो कथन 1 और 2 में कुछ जानकारी दी गई है। इसके हिसाब से अपन को निर्णय करना है कि ये जानकारी जो है पर्याप्त है कि नहीं, अपन को क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके लिए पर्याप्त है या नहीं। इसे इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूं। अ क्वेश्चन इज गिवन बिलो फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ईच कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, डिसाइड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी दुकानदार को कुल बिक्री निकालनी है। बिक्री आप जानते हैं क्या होता है? ये होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, इसे कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपन को निकालना है, तो विक्रय मूल्य के लिए किसकी जरूरत होती है? कह रहा है दुकान में क्या उत्पाद एक्स के 3000 इकाई बेचे, तो इसमें क्वांटिटी दी हुई है और ये दिया हुआ है सीपी, लागत दी हुई है, इसका जो है तो प्राइस जो हुआ है दिया हुआ है। तो अपन को निकालना है विक्रय मूल्य। तो क्या इससे विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लागत से थोड़ी, अपन को कितने में बेचा है, कितना अपन ने लाभ कमाया, ये भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो अपन एसपी निकाल पाएंगे, क्योंकि सीपी बराबर होता है, सॉरी एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया हुई नहीं है, तो ये जानकारी जो है तो अपर्याप्त है ना। और दूसरा कहता है एक्स के अतिरिक्त दुकान में कई उत्पाद हैं, तो इसका तो कोई मतलब है, दुकान में चाहे 100 सामान रखे रहे, हमें क्या करना। तो इसका जो है तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन 1 और 2 कोई भी पर्याप्त नहीं है, इससे अपन कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपना डी। सो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। आ जाता है पासा। तो पासा सबसे पहले आप पहचान कीजिए कौन सा पासा है ये। तो इसके जो है साइड्स का सम 7 है, मतलब ये एक जनरल डायस है, तो जनरल डायस वाली इसमें टर्म यूज होंगी। तो आपने पासा पढ़ा ही होगा, बहुत इजी होता है। तो पासा में क्या करते हैं अपन की, इसमें सबसे पहले 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। 1 कॉमन ट्रिक में जो भी नंबर दोनों में सेम दिखता है अपन देख लेते हैं, फिर उससे या तो क्लॉकवाइज चलते हैं अपन या तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहां से अपन ने 5 से उठाया तो 5 के बाद लिखा 3 के बाद 1, अपन ये क्लॉकवाइज चले। इस पे दूसरे पे भी सेम करते हैं अपन, तो 5 के बाद चलेंगे 6 के बाद चलेंगे 2। ठीक है, तो ऐसा करने में जो ये बाकी के अलग वाले नंबर होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जो होती है ट्रिक होती है, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 5 जो होता है, जो नंबर नहीं दिख रहा है अपन को, वो इसके अपोजिट होता है। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 4। तो पूछा क्या है अपन से कि 4 के अपोजिट कौन सा है, तो 4 के अपोजिट कौन सा होगा? 5 होगा। तो 5 हो जाता है अपना सही आंसर। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए रेखा चित्र में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उन पुरुषों को दर्शाए जो कार्यरत हैं परंतु कुशल नहीं है। तो इसे अपन इंग्लिश में भी पढ़ देंगे। द डायग्राम गिवन बेलो फाइंड आउट द नंबर ऑफ विच रिप्रेजेंट मेन हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट स्किल्ड। तो वो बोल रहा है कि स्किल्ड नहीं होने चाहिए
वो आदमी जो है तो स्किल्ड नहीं, तो ये वाले का कुछ मतलब नहीं है, इसे अपन ये बंद कर देते हैं। ठीक है ना। कह रहा है मेन होने चाहिए और एम्प्लॉयड होने चाहिए लेकिन स्किल्ड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कितने आदमी हैं, ये आदमी बचे 4, तो 4 हो जाएगा अपना राइट आंसर। ऐसे आप कर सकते हैं, इजिली अपन जो है तो फाइंड कर सकते हैं। तो आपका रीजनिंग का सेशन समाप्त हुआ। अब आते हैं अपन मैथ।